ओके, आई गेस सबको स्क्रीन दिख रही है, राइट? ओके, सो इन द लास्ट क्लास वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको? चलें आगे, शुरू करूँ मैं क्लास? यस सर। ओके, परफेक्ट। सो इन द लास्ट क्लास मैंने बात किया था पेट स्कैन के बारे में, विच इज़ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था कि जो कैंसर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कैंसर सेल्स कंज्यूम ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 18 टाइम्स मोर ग्लूकोज। ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। वाई? क्यों करते हैं ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम? बिकॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज वाया ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इन द इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो एटीपी बनेगा, दैट इज 2 ATPs, वो ही जो है सिर्फ एक सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनके पास कार्य करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। और इसी चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी से। व्हाट हैपेंस इन दिस इज, इन दिस टेक्निक हम पेशेंट के अंदर एक रेडियो लेबल्ड आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं। पेट स्कैन के अंदर होता क्या है, वी इंजेक्ट रेडियो लेबल्ड आइसोटोप ऑफ ग्लूकोज, रेडियो लेबल्ड आइसोटोप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ग्लूकोज का जो रेडियो लेबल्ड है, ग्लूकोज ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कुछ मार्किंग हो रखी है, राइट? वो कुछ कलर एमिट करता है, रेडियो लेबल्ड है, राइट? रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अटैच किया गया अलग से। ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड आइसोटोप ऑफ ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कौन सा रेडियो लेबल्ड है? फ्लोरीन लेबल्ड है, F18। ठीक है, जनरली फ्लोरीन जो है वो रेडियो लेबल्ड होता है, और इस रेडियो लेबल्ड आइसोटोप ऑफ ग्लूकोज को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल्ड इट एज 2 फ्लोरो, जो कि फ्लोरीन है, 2 फ्लोरो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 फ्लोरो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, 2 फ्लोरो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, FDG ये नाम है। ठीक है, FDG, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। कौन सा फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज? 2 फ्लोरो 2 डीऑक्सी ग्लूकोज। दैट मीन सेकेंड पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल लगे। नाउ अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको हम बॉडी में डालेंगे तो बॉडी को कुछ हार्म हो सकता है। वो हार्म नहीं होता है, इट इज नॉन हार्मिंग सब्सटेंस, राइट? नॉर्मल सेल इसको कंज्यूम कर सकता है, कोई हार्मिंग की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नो हार्म टू बॉडी, नो हार्म टू बॉडी। ठीक है, नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी को कोई हार्म होने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, राइट? ओके, ओके। ठीक है, सो कोई हार्म की दिक्कत ऐसे नहीं होती। एंड ये जो FDG है, सिंस इट इज लेबल्ड, तो पता चल जाता है कि ग्लूकोज कौन कौन ले रहा है, राइट? सिंस इसके ऊपर लेबलिंग है तो पता चल जाता है कौन कौन से सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा लिया जा रहा है। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज को मैंने ब्रेक डाउन किया, राइट, ग्लूकोज बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो अगर ये ग्लूकोज जो है इसके ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज लेबल्ड, राइट? इसके ऊपर फ्लोरीन लगा है तो ये लेबल्ड है, राइट? तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं? ये जो फ्लोरीन है ये मेटल डिटेक्टर से जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो मैंने बताया कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ये फ्लोरीन है, F18। तो ये F18 जो है ऑन ब्रेक डाउन, जब ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन क्यों होगा? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होना है। ग्लाइकोलिसिस तो दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। अब ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है, विच इज F18 मॉलिक्यूल।
तो जब F18 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, इट एमिट्स अ पॉजिट्रॉन, अ पॉजिट्रॉन, इट एमिट्स अ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को ये एमिट करता है। ये पॉजिट्रॉन जो है मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है, और जहाँ पे इन पॉजिट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे ये जो FDG ग्लूकोज है ये ज़्यादा जो है वो हमने डिटेक्ट किया है, मीन्स मेटाबॉलिज्म जो है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का जो पोर्शन है, वहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है वो ज़्यादा हो रखी है। इस वजह से हम वी कैन से कि दीज आर द सर्टेन साइट्स, ये कुछ ऐसी जगह हैं, सर स्पेसिफिक जगह हैं। हाँ जी बोलो। सर आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, हाँ एक सेकेंड सर। रुको। हाँ सर। हाँ सर, बीच सबके बीच साथ में हो रहा ब्रेक है। हो रही है। तो मैं बता रहा था कि जो ग्लूकोज के अंदर जो ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट, जो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है वो जो है फ्लोरीन के साथ वो ग्लूकोज जो है वो अटैच्ड है, जिस वजह से जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ये F18 जो इसके साथ अटैच्ड है इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो इट एमिट्स अ पॉजिट्रॉन। किसको एमिट करता है? एक पॉजिट्रॉन को एमिट करता है, जो कि डिटेक्ट किया जा सकता है मेटल डिटेक्टर्स के साथ। ठीक है, जो कि मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब जहां जहां पे ज्यादा पॉजिट्रॉन होगा, जहां जहां पे ज्यादा एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन की, ये पॉजिट्रॉन की, वो जो है हाई रीजन्स हैं जहाँ पे ग्लूकोज कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ है। सिंस ग्लूकोज कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन है, वी कैन प्रेडिक्ट कि यस दिस इज अ सर ट्यूमर। वॉइस ब्रेक हो रही है। फिर से ब्रेक हो रही है? हाँ सर। अरे हाँ भैया ये सर। क्या है, व्हाट इज दिस? ये नेटवर्क प्रॉब्लम है या मेरे माइक की प्रॉब्लम है? तुम्हें स्क्रीन में कोई लैग वैग तो नहीं दिख रहा कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई लैग आ रहा है क्या? लिंक दिखाई देता है। रिकॉर्डिंग चालू, ओके। ठीक है, तो हम बात करते हैं F18। जैसे ही फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज के साथ में, पॉजिट्रॉन एमिट करेगा और मेटल डिटेक्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो जहाँ ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, जहाँ वहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन ज्यादा होगा, तो वहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंजम्पशन ज्यादा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंजम्पशन ज्यादा है, इस चक्कर में हम उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, दैट मीन्स ट्यूमर फॉर्मेशन जो है उस जगह पे काइंड ऑफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बेसिक प्रिडिक्शन, राइट? ओके, नाउ दिस बेसिस, इस बेसिस को हम क्या बोलते हैं? आपको शायद वर्षा मैम ने भी बताया होगा, इसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या है? कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, राइट, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ग्लूको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी चांसेस हैं कि वो ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम, आपका ग्लूकोज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे टेंड टू हैव मोर इनटेक ऑफ ग्लूकोज, जिस वजह से हम इसको पेट स्कैन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस वारबर्ग इफेक्ट, ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स टेंड टू कंज्यूम more glucose. They tend to consume more glucose in or absence of oxygen. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और इन दी प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस में तो ऑप्शन ही वही है, राइट, कि ग्लूकोज ज्यादा खाओ, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो दे टेंड टू परस्यू दैट थिंग, बिकॉज उनको ग्रो जो है वो ज्यादा करना है, तो उनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। 36 एटीपी एक नॉर्मल सेल के लिए यूज होती है, बट कैंसर सेल्स को 36 से भी ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर एक सेकंड में डिवाइड कर जाते हैं, उनका काम तो कुछ है नहीं, फंक्शन तो कुछ करना नहीं है उन्होंने, उन्होंने सिर्फ डिवाइड 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 करना है। तो सिर्फ डिवाइड डिवीजन करने के लिए दे नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए वो क्या करते हैं,
वो ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब ये जो मेजरली जो कैंसर्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनके अंदर म्यूटेशंस की वजह से भी कैंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपका कुछ अंदर प्रॉब्लम की वजह से ही ये अराइज होगा, कैंसर अराइज होगा, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो भी अराइज होते हैं वो म्यूटेशन की वजह से भी हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर इज आल्सो प्लेइंग अ रोल, द म्यूटेशन जेनेटिक फैक्टर इज आल्सो प्लेइंग द रोल, हेरिडिटरी फैक्टर इज आल्सो प्लेइंग सम important role, right? So mutations are also playing the role for causing cancer। एंड म्यूटेशंस किसके अंदर? म्यूटेशंस जो हैं आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्यूमर सप्रेसर जीन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हमने बात करी थी P53, आरबी प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा, राइट? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने इसमें बात किया था। ठीक है, तो P53 क्या है? P53 गार्जियन जीनोम का कहते हैं, और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, दोनों की दोनों P53 और वो। ठीक है, एंड P53 जो है वो काम क्या करती है? P53 की जो जीन है, जो P53 की जो जीन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी में सिर्फ, नॉट ओनली माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी, बट इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी। उसका P53 का हमने सेल डिवीजन में भी रोल देखा था। सिमिलरली P53 का एक और रोल है विच इज इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एंड वहां पे ये क्या काम करती है? P53 एनकोड सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं? P53 की मदद से आते हैं, राइट? अब जब P53 जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जब हम इसको म्यूटेट कर देंगे, म्यूटेशन इन P53, जब हम इस P53 में म्यूटेशन कर देंगे दैट इज कैंसर हो जाएगा, राइट? तो P53 में जो म्यूटेशन होगी इससे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खराब हो जाएगी। ठीक है, पहले ही हमको पता है कि ओनली सोर्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम है, राइट? वी नो ऑक्सीजन इज वेरी लेस, राइट? ऑल्सो अगर P53 में म्यूटेशन हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाती है, राइट? बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो ईटीसी का भी जो लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए कैंसर सेल को प्रोग्रेस करने के लिए, कैंसर सेल को प्रोग्रेस करने के लिए द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज glycolysis। The only source of energy for a cancer cell to progress, to spread, or to do anything is glycolysis only, right? The major source, right? And if we inhibit this glycolysis in cancer cells and pinpoint the cancer in some or the other way कि इस particular tissue के अंदर एक्सेस ग्रोथ हो रही है और मेरे को इसी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर मुझे ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करना है, वी कैन फाइंड दैट वे, वी कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कैंसर सिस्टम, राइट? सो दैट वी कैन ट्रीट इट। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो कि इसके ऊपर काम करती है वो है लोडामीन। लोडामीन, इट्स LODAMIN, लोडामीन, राइट? इज एवरीवन गोइंग विद मी? सब सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? हाँ सर। परफेक्ट। तो जो लोडामीन है वो एक ड्रग मॉलिक्यूल है, लोडामीन है वो एक ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि इस ग्लाइकोलिसिस वगैरह स्टेप को खराब करती है, राइट? व्हाट इट डज, जो कि इसी ग्लाइकोलिसिस स्टेप को इनहिबिट करती है, राइट? इट्स टारगेट इज, इसका जो टारगेट है लोडामीन का, इसका जो टारगेट है वो है आपका हेक्सोकाइनेज, पहला स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हेक्सोकाइनेज। सो लोडामीन टारगेट्स हेक्सोकाइनेज। लोडामीन है क्या? एक ड्रग जो कि अभी रिसेंटली हो गया वैसे तो टाइम,
बट इट इज काइंड ऑफ रिसेंटली अप्रूव्ड बाय एफडीए, जो कि कहाँ टारगेट करती है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम को टारगेट करती है और ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करती है। बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को टारगेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हेक्सोकाइनेस जो है वो हर जगह, तो इसका जो इफेक्ट है वो काइंड ऑफ वेरी वेरी लिमिटेड आता है। आप एक्सेस डोजेज नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आपने एक्सेस डोजेज दिया तो जहाँ पे नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस चाहिए होती है वहाँ पे भी इनहिबिट हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वेरी माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन में देनी होती है, जिस वजह से इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम दिखता है, राइट, बट इट इज यूज एज अ एंटी कैंसरस ड्रग, राइट। ओके, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन है नहीं, देयर इज नो। हाँ जी बोलो। सर वो जो क्रेब मॉलिक्यूल है उसका मतलब क्या है? कौन सा मॉलिक्यूल? कौन सा मॉलिक्यूल? सर आपने जो लोडामिन बोला ना क्रेब मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बोला मैंने? सर क्रेब मॉलिक्यूल। क्रेब तो मैंने कुछ नहीं बोला। क्रेब तो कुछ नहीं बोला। अच्छा सर। क्रेब, क्रेब नहीं बोला मैंने तो। आई सेड लोडामिन जो है सर वो एक। ड्रॉग, हम्म। सर ड्रॉग मॉलिक्यूल को उससे शायद क्रेब सुनाई दिया हाँ, होगा। ड्रग बोला मैंने, ड्रग मॉलिक्यूल बोला कि ये ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि लेस कंसंट्रेशन में देना जरूरी है, बिकॉज अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में दिया तो जहां जहां पे इनिबिट करना चाहिए वहां तो करेगा ही करेगा, बट जहां नहीं करना चाहिए उधर भी इनिबिट हो सकता है, बिकॉज हेक्सोकाइनेस तो हर सेल में प्रेजेंट है, ग्लाइकोलाइसिस हर सेल को चाहिए होता है, राइट। तो इसकी डोजेज को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बिकॉज डोडामीन जो ड्रग है वो हाईली स्पेसिफिक नहीं है, राइट, कि जहाँ पे ट्यूमर होगा वहीं पे जाके हेक्सोकाइनेस को टारगेट करेगा, वो ऐसी चीज नहीं है। इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो इफेक्ट आता है वो टाइम टेकिंग इफेक्ट है, तो इसीलिए काइंड ऑफ इस्तेमाल हो रही है, बट एंटी कैंसरस ड्रग, मैंने ये बोला एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है। इसीलिए लोडामिन को एंटी कैंसरस ड्रग यूज करते हैं, बट या नॉट टू बी यूज्ड एज एन एक्सट्रीम केसेस, और बिल्कुल फाइनल ड्रग मॉलिक्यूल नहीं, ऐसा नहीं है कि ये खाओगे तो कैंसर नहीं होगा। काइंड ऑफ प्रिवेंशन का थोड़ा सा एक 1% जो है वो इसी की तरफ से आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कि जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके अंदर हमने पहली बात किया था कि ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस तो हो गया, ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरुवेट तो बन गया, ठीक है, और आपके दो एटीपी जो हैं वो निकल गए, ठीक है, पायरुवेट बन गया। अब सिंस ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट किस में बदलेगा? पायरुवेट बनेगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, राइट, पायरुवेट बनेगा लैक्टिक एसिड में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो लैक्टिक एसिड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट तो होने रही है, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इन साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। एक्यूमुलेशन बढ़ जाने से जो साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन है, जो पीएच है, उसमें चेंज आ जाता है। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है? अब सिंस लैक्टिक एसिड है तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, राइट। साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाता है। नाउ दिस इज यूज्ड एज अ मार्कर, इसी को हम मार्कर की तरह यूज करते हैं। अगर साइटोप्लाज्म आपका एसिडिक है, उसका जो पीएच है वो एसिडिक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ मार्कर, वो यूज कर सकते हैं कि भैया हाँ जी देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन इन द बॉडी गोइंग ऑन, जो कि एक कैंसरस चीज को डिनोट कर रही है, राइट, बिकॉज नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मल पीएच इज 7.4, बट एसिडिक कंडीशन के अंदर अगर पीएच 7.4 से कम हो गया तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, एंड दिस इज transported, this lactic acid which is accumulated in the cytoplasm is also known to be transported to the extracellular matrix,
ठीक है। ये लैक्टिक एसिड जो साइटोप्लाज्म के अंदर, अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, लैक्टिक एसिड बना है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो लैक्टिक एसिड अब बाहर चला जाएगा, राइट। लैक्टिक एसिड आपका ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके, तो अंदर तो एसिडिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा है और ये एसिडिक कंडीशन को वापस बाहर भेज दिया जाता है, तो इधर भी एसिडिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिटेक्ट करना जो है वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल है, राइट। तो ईसीएम का लेवल डिटेक्ट करो, तो ट्यूमर्स के अंदर जितने भी ट्यूमर्स हैं आपके कैंसर सेल्स हैं, उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ईसीएम है, वो क्या होता है, वो हाईली हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को देख लेते हो, पता कर लगा लेते हो कि एसिडिक कंडीशन है, इस वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी बंदे को कैंसर जो है वो बन रहा है। अगर है दिक्कत पहले से आ रही है तो आप पहले ही डिटेक्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो यू कैन जस्ट काइंड ऑफ वर्क अपॉन द ईसीएम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है ट्यूमर सेल्स की वो क्या है, दे रिस्ट्रिक्ट द एसिडिक कंडीशंस व्हिच आर एब्सेंट इन द नॉर्मल सेल। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होता है, राइट। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो है ये रेजिस्ट कर दिया जाता है इन कैंसर, राइट, ट्यूमर सेल्स के अंदर। ट्यूमर सेल्स को क्या करना है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है, दे आर वर्किंग इन दिस एसिडिक एनवायरनमेंट, जो कि नॉर्मल सेल जनरली नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मल सेल एसिडिक कंडीशन में मर जाएंगे, दे विल अंडरगो अपोप्टोसिस, लेकिन कैंसर सेल्स क्या करते हैं, दे रेजिस्ट दीज एसिडिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन को रेजिस्ट करते हैं और फिर भी जीते हैं, सो दे हैव सर्टेन टेंडेंसी, राइट। तो ट्यूमर सेल्स के अंदर कुछ ऐसा चेंज हमने देखा है कि दे हैव रेजिस्टेंस टू एसिडिक एनवायरनमेंट, टू एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ट्यूमर सेल्स को ग्रो करने के लिए दे हैव टू रेजिस्ट, उनके अंदर कुछ ऐसी पहचान वो हैं चीजें हैं जिसके थ्रू वो रेजिस्ट करते हैं अपने एसिडिक एनवायरनमेंट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्यूमर सेल्स के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, नाम तो सुना ही होगा, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ट्यूमर सेल्स के अंदर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स तो नाम सुना होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई इन नंबर, ठीक है। तो ज्यादा ग्लूट ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ज्यादा होते हैं। अब एज द हमने पहले बताया कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन मतलब उनको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज अपटेक कैसे होगा, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर से। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कितने ग्लूकोज को मॉलिक्यूल उठा लेगा, इसीलिए ग्लूट ट्रांसपोर्टर की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो जीन्स हैं वो ओवर एक्सप्रेस्ड होती हैं इन ट्यूमर सेल्स। ग्लाइकोलिसिस जो जीन्स हैं, ग्लाइकोलिसिस की जो जीन्स हैं, ग्लाइकोलिसिस जीन्स आर ओवर एक्सप्रेस्ड इन ट्यूमर सेल्स। तो ट्यूमर सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस की जितने भी एंजाइम्स हैं जो भी यूज हो रहे हैं, उनकी जो भी जीन्स हैं वो सारी की सारी ओवर एक्सप्रेस्ड हैं। व्हाई, बिकॉज हम सबको पता है कि उनको रिक्वायरमेंट है, उनको लेना है, राइट, ग्लूकोज एक्सेप्ट करना। डन। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक की थिंग्स जो कि ट्यूमर सेल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट, राइट, कि ट्यूमर सेल्स की क्या चीजें हैं, क्या क्या हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसे डिस्टिंक्शन हैं जो कि नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल में डिफर होते हैं, राइट, और जिस वजह से कैंसर जो है वो अराइज होता है। अभी तक सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, मेरी क्लास कितने बजे तक है, 7 o'clock तक है ना, ठीक है, 7:30, 7, हाँ मतलब अभी 7 ही लो। आई डोंट नो कि शाश्वती मैम का क्या है, बात करते हैं, देखता हूँ। ओह माय गॉड,
चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ट्यूमर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक और उनका कंपैरिजन करेंगे हम नॉर्मल सेल से। ट्यूमर सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सब सही चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? एनीवन? सर हाँ जी, पूछो जी। सर जो सर जो ट्यूमर सेल में के अंदर एसिडिक कंडीशन होती है, अगर हम उसको बेसिक कंडीशन कर दे तो? बेसिक कर सकते हैं बट स्पेसिफिक नहीं कर सकते ना। सेल तो ग्रो करे जा रहा है, तो बेसिक कैसे करोगे? एक सेल एसिडिक से बेसिक हो गया, लेकिन जो बाकी सेल्स है वो तो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। यू कैन डू दैट, इट्स अ गुड आइडिया। आई डोंट नो कि उसमें क्या चीज़ है, अगर रिसर्च हो भी रखी है नहीं हो रखी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं देख के चेक करूंगा कि ऐसा कुछ है भी या नहीं है, मतलब हो रखा है या नहीं हो रखा एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्या पता कर रखा हो ट्रीटमेंट के उसमें यूज में। तो a good idea, we can see that. ओके सर। बाकी हमको ये देखना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन के अंदर भी क्या पता, वो तो एसिडिक कंडीशन किसी लिए हो रही है, एसिडिक कंडीशन हो रही है पायरुवेट की वजह से, पायरुविक एसिड जो बन रही है, राइट। अब पायरुविक एसिड को तो नहीं रोक सकते ना बनने से, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ज्यादा है, या तो ग्लाइकोलिसिस को रोको, पायरुविक एसिड तो बनता रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, ईटीसी होनी नहीं है, पायरुविक एसिड तो बनेगी बनेगी, राइट। तो एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, लेकिन उस एसिडिक एनवायरनमेंट को हम बेसिक में या उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि हमने बाहर से कुछ इंजेक्शन दिया, हमने बेस दिया बाहर से, राइट, और उस एनवायरनमेंट को हमने एसिडिक से न्यूट्रल कर दिया या ज़्यादा बेस दे दिया हमने, तो वो बेसिक हो गया। लेकिन उस बेसिक चीज़ का जो हमने दिया है टू न्यूट्रलाइज दैट इफेक्ट, वो कैसे उस कैंसर सेल के ऊपर काम करेगा, क्या पता वो उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर दे, क्या पता वो उसको ख़त्म कर दे। बस हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म होना चाहिए वो, तो क्या चांसेस हैं कि वो ख़त्म भी कर सकता है। इट टोटली डिपेंड्स, आई डोंट नो कि वो क्या है, असली में रिसर्च में है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या वी कैन फाइंड इट आउट, देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिसर्च पेपर में से देख के कल तुम्हें बता दूँ पक्का पक्का कि ऐसा कुछ है भी, हुआ भी है या नहीं। वैसे होगा तो सही, आई एम श्योर इट विल बी, राइट। जस्ट अ सेकंड। तो हम बात करते हैं ट्यूमर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्यूमर सेल्स की। ट्यूमर सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉर्मल सेल से उनका कैसे डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस, कैसे अलग है वो नॉर्मल सेल से, उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो ट्यूमर सेल्स के बारे में और हम नॉर्मल सेल्स को कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको हम लिक्विड मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। नॉर्मल सेल, नोट डाउन, नॉर्मल सेल जो है उसको हम लिक्विड मीडियम में कांट बी कल्चर, मतलब हम लिक्विड मीडियम अगर दें, मतलब उसको हम लैब में लिक्विड मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, और ना ही नॉर इन सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मीडियम में भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ एक सॉलिड मीडियम चाहिए सेल्स को ग्रो करने के लिए। दे ओनली ग्रो ऑन अ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम माने कि कुछ एक सॉलिड चीज जिसको सपोर्ट, उनको एक सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो कर सके। ठीक है, दे कैन बी कल्चर्ड ओनली ऑन अ सॉलिड मीडियम, ऑन अ सबस्ट्रेटम, सॉलिड मीडियम। दे कैन बी ग्रोन ओनली ऑन अ सॉलिड मीडियम, जहाँ पे वो क्या कर सकें, वेयर दे कैन अटैच, जहाँ जहाँ पे वो क्या कर सके, अटैच कर सके अपने आप को, और धीरे धीरे प्रोलिफरेट कर, राइट, अटैच, प्रोलिफरेट एंड प्रोलिफरेट। ठीक है, मतलब उनको कुछ एक बेसमेंट चाहिए जिसके ऊपर वो ऐसे ग्रो करेंगे। लेकिन
ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं एक बकेट लूँ, मतलब कुछ भी कल्चर डिश लिया मैंने, कल्चर डिश में एक मैंने मीडियम प्रोवाइड किया, उस मीडियम के अंदर मेरे को सेल्स ग्रो करवाने हैं, तो वो नॉर्मल सेल्स ग्रो नहीं कर सकते, राइट। दे कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम नॉर इन अ सेमी सॉलिड लिक्विड मीडियम, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडियम के अंदर भी ग्रो नहीं कर सकते। वेराज अगर मैं कैंसर सेल के बारे में बात करूँ, तो कैंसर सेल्स जो हैं उनको सबस्ट्रेटम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। they can be cultured they can be cultured in any medium, इन एनी मीडियम। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए भी से कि कैंसर सेल्स जो हैं वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, उनकी जो स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी है वो आसान है। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके वो ग्रो कर सकते हैं। दे शो इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑन मीडियम, दे शो इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑन मीडियम। मीडियम के अंदर उनकी जो ग्रोथ है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स वो किसी भी तो ये आपका क्लास डिपेंड नहीं करते, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर आपका कट गया था। कट गए थे सारा, बीच में लेफ्ट हो गए थे और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। ओ माय गॉड, ऐसा कुछ क्या? ओके, मैं वही देख रहा हूँ, मैं क्या स्क्रीन कहाँ गायब हो गई? अब ठीक है। अब ठीक है ना? फाइन विद एवरीवन? हाँ सर। ओके, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, यहाँ तक कहाँ से मिस हो गया तुम्हारा? चलो फिर से बता देता हूँ। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, तो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो लिक्विड मीडियम के अंदर कल्चर नहीं करे जा सकते हैं, इवन सेमी सॉलिड मीडियम में भी कल्चर नहीं करे जा सकते हैं। वो सिर्फ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत है। सबस्ट्रेटम माने एक सपोर्ट की जरूरत है, जहाँ पे वो अटैच करेंगे, एंकर करेंगे, एंकर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स दिस, एक ये लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन। वेराज जो कैंसर सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो ऐसे किसी बकेट के अंदर या किसी पेट्री डिश के अंदर लिक्विड मीडियम में या सेमी सॉलिड मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। वेराज अगर कैंसर सेल्स के बारे में बात करें, तो कैंसर सेल्स जो हैं वो किसी भी मीडियम में कल्चर किए जा सकते हैं। दे शो इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑन मीडियम। दैट मीन्स उनकी मीडियम से जो ग्रोथ है वो इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी मीडियम दे दो वो ग्रो कर जाएंगे। दे आर इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑन मीडियम, ठीक है। एंड हाउ डू दीज नीड एंकरेज इज फुलफिल्ड? ये जो एंकरेज की, जो सपोर्ट की नीड है वो कैसे फुलफिल होती है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में, ठीक है। कैंसरस सेल को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो किसी में भी ग्रो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सेल्स को वो मीडियम चाहिए, राइट, जिसके ऊपर वो ग्रो करेंगे। और सिंपल से तुमने बात की होगी, आगे सेल बायोलॉजी में तुमने बात किया होगा, वो कौन से प्रोटीन्स है, वो है इंटीग्रिन प्रोटीन, राइट। ये जो सपोर्ट है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो इंटीग्रिन्स हैं। उनका नाम क्या है? इंटीग्रिन्स। उनका नाम क्या है? इंटीग्रिन्स, ठीक है। आई होप फाइन एवरीवन गोइंग विद, सब कुछ ठीक चल रहा है? Done? चले आगे। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रिन्स हैं ये क्या काम करते हैं? ये इंटीग्रिन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में काम करते हैं और एक सपोर्ट नेटवर्क फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
एक सपोर्ट नेटवर्क जो है उसको प्रोवाइड करेगा, जो कि किस चीज में हेल्प करता है, जो कि डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। ठीक है, ये जो इंटीग्रिन्स हैं ये किसमें काम करते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी खराबी हो, अगर इंटीग्रिन्स खराब हो जाए या इंटीग्रिन्स रिमूव हो जाए नॉर्मल सेल से, तो सेल की डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा और वो सेल डेथ में चला जाएगा। सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। इफ लॉस्ट, सेल डेथ। फिर सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड होल्ड ऑन। पार्ट है यार, इतना ब्रेक क्या हो रहा है। ओके, वॉइस आ रही है राइट? वॉइस आ रही है सबको? हाँ सर। तो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंटीग्रिन्स हैं, जो कि क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन में काम करते हैं। अगर ये इंटीग्रिन्स प्रोटीन बाय चांस खराब हो जाए या इनको रिमूव कर दिया जाए तो इनके अंदर क्या होगा, देयर एबिलिटी टू डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, इट विल बी लॉस्ट, राइट। एंड एपोप्टोसिस पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सेल डेथ पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर ये इफेक्ट होता ही नहीं है। क्यों ये इफेक्ट नहीं होता? बिकॉज इंटीग्रिन्स प्रोटीन्स वहां पे काम नहीं कर रहे होते हैं, जो एंकरिंग का सपोर्ट है वो इंटीग्रिन्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। जो एंकरिंग सपोर्ट है इंटीग्रिन्स जो है वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो एक मीडियम को जो सपोर्ट देना होता है वो सपोर्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। इस वजह से कैंसर सेल्स हर मीडियम के अंदर ग्रो कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल को ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि कौन देता है, इंटीग्रिन प्रोटीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में एक और क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जो हमारा नॉर्मल सेल है, जो हमारा नॉर्मल सेल है वो क्या करता है, नॉर्मल सेल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल बनाएगा, राइट, तब तक डिवाइड करेगा। नॉर्मल सेल विल डिवाइड until they form single layer, they divide until they form a single layer, that means एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल की जो लेयर है जब तक वो नहीं बनेगी तब तक वो सेल जो है वो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल को डिवाइड करने के लिए सबस्ट्रेटम चाहिए, तो ये एक सेल है, अब ये डिवाइड तब तक करेगा जब एक सिंगल लेयर जो है वो नहीं बन जाती है, मतलब जो ऑप्टिमम लेवल है जो उसको चाहिए होता है उतना, वो जब तक नहीं बन जाएगा तब तक सेल जो है वो डिवाइड करेंगे। जैसे ही ऑप्टिमम लेवल पहुंच जाएगा, ये लेवल पहुंच गया है, ये यहाँ पे इतना बहुत है, काफी है, राइट, तो ये ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए। नाउ अब इनको सेल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वंस दिस मोनोलेयर इज फॉर्म, वंस दिस मोनोलेयर इज फॉर्म, वंस दिस मोनोलेयर इज फॉर्म, सेल जो है वो डिवाइड करना बंद कर देता है, सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग, सेल जो है वो डिवाइड करना रोक देता है, राइट। तो नॉर्मल सेल कब तक डिवाइड करेगा, जब तक वो एक बेसल लेयर ना बना ले बाकी लेयर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही नॉर्मल एक लेयर बन जाएगी उसके बाद सेल डिवाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि नॉर्मल लेयर बन गया। अब जब ये नॉर्मल लेयर का जो ये वाला पोर्शन है, जो स्टार्टिंग बेसल लेयर है, राइट, ये एज अ सेल्स की तरह काम करेगी, जो कि चीजों को रिप्लेनिश करेगी। सपोज ये वाली लेयर खत्म होने वाली है तो ये उसको रिप्लेनिश करेंगे। ठीक है, इस वाली लेयर, तो ये काइंड ऑफ लेयर को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टेम सेल्स के केस में उसमें बताया था, तो वही सेम एग्जांपल है, राइट, कि वो कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक एक लेयर ना बना ले। जैसे एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। नाउ वंस दैट लेयर इज फिनिश्ड, अब वो लेयर खत्म हो गई, फिर से वो डिवाइड करना शुरू करेंगे, लेयर बन जाएगी, डिवाइड करना स्टॉप।
जैसे ही कोई भी सेल खत्म होगा उसको रिप्लेनिश करने के लिए वो आगे आएंगे, तो लेकिन वो सिर्फ रिप्लेनिश तब करेंगे जब लेयर के अंदर कुछ कमी होगी, एक्सेस रिप्लेनिशमेंट नहीं होती है, राइट। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर जो डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है, कैंसर सेल्स में जो डिवीजन है वो अपने आप डिवाइड होती रहती है इवन आफ्टर डिवाइड इवन आफ्टर मोनोलेयर फॉर्मेशन। मोनोलेयर बनने के बाद भी ये जो है ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर। नॉर्मल सेल्स जो हैं, फिर से अगेन नॉर्मल सेल्स, ये थर्ड, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कब डिवाइड करेंगे, नॉर्मल सेल जब एक्सटर्नल सिग्नल होगा तब डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑन एक्सटर्नल सिग्नल ओनली। जब कोई एक्सटर्नल सिग्नल होगा ये तभी डिवाइड करेंगे, वरना नहीं डिवाइड करेंगे, राइट। लेकिन सिमिलरली अगर हमारे पास कैंसर सेल्स हैं तो कैंसर सेल कब डिवाइड करेंगे, कैंसर सेल्स विल डिवाइड, कैंसर सेल्स विल डिवाइड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल। कैंसर सेल्स कब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल। एक्सटर्नल सिग्नल नहीं होगा ये फिर भी डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज इनके सिग्नल पाथवे में प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू डिफेक्ट इन सिग्नल पाथ। आई होप आई एम कनेक्टेड एंड यू आर ऑल लिसनिंग। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो नॉर्मल सेल्स जो है जब एक्सटर्नल सिग्नल होगा तब डिवाइड करेंगे, whereas जो कैंसर सेल्स हैं वो एक्सटर्नल सिग्नल एब्सेंट होने के बावजूद भी डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल सिग्नल का जो पाथवे है, जो सेल डिवीजन का पाथवे, वो खुद ही खराब हो चुका है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी तुम्हें सेल सिग्नलिंग में पढ़ा चुका हूँ, जो कि क्या है, एग्जाम्पल इज द पाथवे विच इज MEK ERK RAS RAF पाथवे, राइट। हमको पता है ये पाथवे जो है ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। रैस प्रोटीन जो है, जो रैस प्रोटीन है, इट इज ए GTP प्रोटीन, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में GDP के साथ बाइंड होता है, whereas एक्टिव फॉर्म में ये GTP के साथ बाइंड होता है। और अगर इस रैस प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये परमानेंटली GTP के साथ रहेगा, दैट इज एक्टिवेट रहेगा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, एंड जिस वजह से सेल को सिग्नल मिलता रहेगा कि हमेशा डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सो दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स कैंसर सेल्स के अंदर, सिग्नल पाथवेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट रहते हैं। कुछ कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि दे हैव देयर ओन सिग्नल टू स्टिमुलेट देयर ओन डिवीजन। कुछ कैंसर सेल्स में दे स्टिमुलेट देयर ओन डिवीजन, दे स्टिमुलेट देयर ओन डिवीजन। दैट मीन वो अपने डिवीजन को खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे की तरह ये काम करते हैं। एग्जांपल एज अ टी सेल ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, राइट। मैंने बताया था कि एक सेल ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कब होता है, जब एक सेल कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ये एक सेल ए है, इसने कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए, ये साइटोकाइन इसी के ऊपर काम चले और क्या हुआ, और ए सेल्स बनने शुरू हो गए, राइट। एंड यही साइटोकाइंस जो बन रहे हैं इसके थ्रू भी ये फिर इसको स्टिमुलेट करके और ए की प्रोडक्शन कराएंगे। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट एन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। दैट मीन्स कैंसर, कुछ कैंसर सेल्स ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को भी शो करते हैं। दैट मीन्स दे स्टिमुलेट देयर ओन सेल्स टू डिवाइड, अपने आप खुद ही सिग्नल रिलीज करेंगे और अपने सेल को बोलेंगे कि भाई तुम डिवाइड करो। दिस इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये कैंसर सेल हो रहा है। नॉर्मल सेल कब काम करता है, नॉर्मल सेल सिर्फ तब काम करता है जब एक्सटर्नल सिग्नल हो, तभी काम करेगा, और एल्स दे नॉट, राइट। ओके, अब एक बात और, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन?
नो सर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे नॉर्मल सेल्स हैं। मैंने ये क्लास में डिस्कस सेल डिवीजन टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डिवाइड करते हैं। दे डिवाइड फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ सेल डिवीजन के बाद उनकी सेल डिवीजन जो है वो खत्म हो जाती है। दैट मीन्स वो कुछ ही सेल डिवीजन शो कर सकते हैं, 20-50 सेल डिवीजन ही शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था स्किन सेल्स हैं, स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं, राइट, जब इनको हम किसी मीडियम में कल्चर करते हैं तो ये कब डिवाइड होते हैं, ये 50 to 60 टाइम्स ही डिवाइड होते हैं। 50 to 60 टाइम्स सेल डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। तो 60 टाइम्स के बाद ये डिवाइड करना नहीं, ये सेल डिवीजन को छोड़ देते हैं, सेल डिवाइड फिर नहीं करेगा। फिर क्या होगा, फिर इनके अंदर डी जनरेशन शुरू हो जाएगा, डी जनरेशन शुरू हो जाएगा, डी जनरेशन स्टार्ट्स, सेल डिवीजन स्टॉप एंड डे कल्चर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, राइट। तो नॉर्मल सेल्स जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर डिवाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा चलते रहेंगे, राइट। ओके, वेराज जो हमारे कैंसर सेल्स हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कैंसर सेल्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड और इनफाइनाइटली दे कैन डिवाइड, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी डिवाइड कर सकते हैं। अनलिमिटेड डिविजन, दे शो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन, जितनी बार मर्जी डिवाइड करो दे आर काइंड ऑफ डिवाइडिंग। एग्जांपल मैंने इसका ऑलरेडी दिया था 1951 के अंदर, कौन सा, हेला सेल्स, जो कि कौन से सेल्स थे, यूट्रीन कैंसर के सेल्स थे, यूट्रीन कैंसर सेल लाइन obtained from the patient Henriette Lacks, ये कुछ नाम था उसका, जिस पेशेंट से ये निकाले गए थे सेल्स। उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको यूट्रीन सर्विकल सेल कैंसर था, ठीक है, यूट्रीन सर्विकल कैंसर था। और उन्हीं सेल्स का यूज करके 1951 के अंदर ये सेल्स जो थे ये आइसोलेट किए गए थे और उनको कल्चर किया गया था लैब के अंदर। एंड ये टिल डेट, आज के टाइम तक, टिल डेट दी स्टिल्स आर, ये जो कैंसर सेल्स हैं ये टिल डेट आज भी डिवाइड कर रहे हैं और इनके कल्चर को हम टिल डेट मेंटेन भी कर रहे हैं, ठीक है, इनके कल्चर को हम आज भी मेंटेन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन था, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि कैसे लिमिटेड नंबर है, नॉर्मल सेल्स कैसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम की तरह एक सेल डिवीजन शो करते हैं। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था, रीजन फॉर लिमिटेड डिवीजन, कोई बता सकता है, रीजन फॉर लिमिटेड सेल डिवीजन ऑन नॉर्मल सेल्स, एनीवन? मैं बता चुका हूँ, सर बोलो बोलो। सर एक पर्टिकुलर सेल की कैपेसिटी होती है कि कितना डिवाइड करेगा। हाँ, वो किस वजह से होती है, हु डिसाइड्स द सर कैपेसिटी, अगर उसका ज्यादा ग्रोथ होगा तो अदर सेल से वो जब अटैच हो जाएगा तो उसका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। नहीं समझा नहीं मैं, क्या चीज, कैन यू रिपीट? Sir, due to shortening of the telomere. एक्सेलेंट, टीलोमियर्स की वजह से, ग्रोथ ग्रोथ का कोई सीन नहीं है, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर्स, रीजन फॉर द लिमिटेड सेल डिवीजन इज टीलोमियर शॉर्टनिंग। जो टीलोमियर्स हैं वो शॉर्ट होते रहते हैं, वो धीरे होते रहते हैं एज एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर सेल डिवाइड्स, ठीक है। तो टीलोमियर की जो सीक्वेंसेस हैं, टीलोमियर्स क्या है, टीलोमियर्स जो है वो क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट है एंड ये स्टेबिलिटी और नॉन कोडिंग रीजन है जिनका कोई फंक्शन नहीं है, राइट। टीलोमियर्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं,
जस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा एक मेन रोल कहाँ पे आता है कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। जो टीलोमियर्स हैं उनके अंदर टैंडम रिपीट्स होते हैं। टीलोमियर्स सिंस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, राइट, एंड सिंस इट इज अ नॉन कोडिंग डीएनए, कोई प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, तो उनके अंदर रिपीट्स हैं, ठीक है, टीलोमियर्स के अंदर। तो टीलोमियर्स क्या है, टीलोमियर्स क्या है, एक शॉर्ट रिपीट्स है। उन शॉर्ट रिपीट्स का जो सीक्वेंस है वो है टी टी ए जी जी ए। ये सीक्वेंस है टी टी ए जी जी ए। दिस इज द शॉर्ट रिपीट जो हर बारी रिपीट हो रहा है, जो हर बारी रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, टी टी ए जी जी ए, 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 ऐसे करके ये रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे, राइट। अब जैसे ही सेल डिवाइड करता है, जो लेंथ ऑफ टीलोमियर है वो कम हो जाती है, राइट, वो लेंथ क्या है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज हर टाइम 5 प्राइम एंड से प्राइमर को रिमूव करना होता है, राइट। जब भी आपका फाइनल चीज बनेगी, प्राइमर को तो हटाना पड़ेगा ना। ये डीएनए, ये डीएनए नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, इसको मुझे रेप्लिकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमर दिया और एक मैंने प्राइमर इधर दिया, ठीक है। इस प्राइमर की मदद से ये पूरा जो है ये रीजन डुप्लीकेट हो गया, और इस प्राइमर से ये वाला रीजन जो है, सॉरी, ये वाला जो रीजन है ये डुप्लीकेट हो गया। अब डीएनए तो डुप्लीकेट हो गया, तो ये तो प्राइमर तो आरएनए का पार्ट है, क्योंकि ये मैंने खुद प्रोवाइड किया था सैंपल के अंदर। सिमिलरली ये वाला रीजन भी, ये तो मैंने सैंपल में दिया था, ये तो डीएनए का पार्ट नहीं, ये तो आरएनए का पार्ट है। ओह माय गॉड, डिड आई डिस्कनेक्ट अगेन? मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ सर। हाँ बीच हे में हो गए। भगवान, कॉलेज का इंटरनेट नेटवर्क सारा दिमाग खराब करने वाला है। ओके, अभी ठीक है? इज इट फाइन नाउ? I'll हाँ take this सर। last topic, then I'll leave. I cannot tolerate this. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपना कंप्यूटर फोड़ देगा नहीं तो। रीजन फॉर लिमिटेड सेल डिवीजन क्या है? वो टीलोमियर का शॉर्टनिंग है, जो कि हमने बात किया। टीलोमियर्स जो है वो एक छोटे शॉर्ट रिपीट्स हैं, जो कि टी टी ए जी जी ए की रिपीट्स हैं। टी टी ए जी जी ए, टी टी ए जी जी ए, टी टी ए जी जी ए, ऐसे करके रिपीट्स लगे हुए हैं, राइट। अब इन रिपीट्स को क्या करना है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, इन रिपीट्स को, ये जो रिपीट्स हैं ये छोटे हो जाते हैं, इनको कट जाते हैं। ये कटते क्यों हैं? बिकॉज अगर हम नॉर्मली देखें, ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आई विल राइट अगेन, ठीक है, ये जो हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। अब ये हमारा लगा हुआ है प्राइमर, ये एक प्राइमर है, ये इस तरफ का प्राइमर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस प्राइमर से ये इसको बनाएगा, ये इस प्राइमर से इसको बनाएगा, नीचे वाले को, स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ आरएनए, राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक प्राइमर है, ये मैंने खुद दिया है उसको कि हाँ जी भैया, क्योंकि फ्री 3 OH प्रोवाइड करना है आगे एक्सटेंड करने के लिए पॉलीमरेज को, तो ये क्या है, ये आरएनए प्राइमर है, राइट। अब मुझे प्राइमर को हटाना पड़ेगा, राइट। तो जो डॉटर डीएनए आया, तो ये डॉटर डीएनए, ये पेरेंट डीएनए, ये डॉटर डीएनए जो नया बना, तो इस डॉटर डीएनए के अंदर मुझे 5 प्राइम एंड से कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा, राइट। मुझे 5 प्राइम एंड से कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा, जिस वजह से टीलोमियर की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये जो लेंथ्स हैं ये टीलोमियर प्रोवाइड करते हैं, ताकि डीएनए का कंटेंट सेम रहे, डीएनए लॉस्ट ना हो। लॉस्ट होना है तो फालतू का रीजन लॉस्ट हो, विच इज टीलोमियर। लॉस्ट क्या हो? टीलोमियर लॉस्ट हो, ना कि कोई एक कॉमन रीजन जिसको छोटा करना हो, ठीक है। बिकॉज अगर आप प्राइमर को रिमूव करोगे, ये जो प्राइमर को रिमूव करोगे 5 प्राइम एंड से, तो इसकी जगह पे कुछ आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज छोटी हो जाएगी। सिंस जो चीज छोटी होनी है
वो इस एक्सॉन की जगह से छोटी ना हो, कहीं और से छोटी हो जाए, तो वो टीलोमियर्स वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जब टीलोमियर्स के बारे में सर अच्छे से बताएंगे, तब शुभम सर से तुमको टीलोमियर का रेप्लिकेशन अच्छे से क्लियर उस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, टीलोमियर के जो रीजन्स हैं वो हर सेल डिवीजन पे खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। फॉर एवरी सेल डिवीजन सम अमाउंट ऑफ टीलोमियर्स गेट रिड ऑफ, वो हट जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन सेल डिवाइड्स 50 to 60 टाइम्स, जब सेल जो है वो 50 से 10 बार सेल डिवाइड कर रहा है, 50 to 60 टाइम्स, राइट, 50 से 60 बार अगर सेल डिवाइड कर रहा है, उसके टीलोमियर्स इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं कि कुछ भी नॉर्मल डीएनए में से हटाने के लिए कुछ बचता नहीं है, जो एक्सटेंडेड रीजन हैं वो बचते नहीं है। इसीलिए सेल जो है वो डिवाइड करना बंद करता है। नो टीलोमियर्स लेफ्ट, टीलोमियर्स बचे नहीं, टीलोमियर्स नहीं बचे तो नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। नाउ ये इम्पोज टीलोमियर की जो लिमिट है कैंसर सेल्स के अंदर ये खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो इन टीलोमियर्स को खत्म ही नहीं होने देते। उनकी जो लेंथ है, अगर वो 50 500 बेस पेयर है, 5000 है, ठीक है, पहली सेल डिवीजन पे वो कितने हो जाएंगे, वो 4000 हो जाएंगे, फिर वो 3000 हो जाएंगे, फिर वो 2000 हो जाएंगे, फिर वो 1000 हो जाएंगे, और फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो ये इतनी सेल डिवीजन शो कर सकता है एक पर्टिकुलर सेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल इतनी सेल डिवीजन शो कर सकता है। लेकिन कैंसर सेल्स क्या करते हैं, सिंस हमेशा ये डिक्रीज हो रहा है, टीलोमियर का कंटेंट जो है वो हमेशा बंद हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैंसर सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही वो 4000 होगा, वो उसको क्या करेंगे, वो इसको 5000 में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। ये किसके फीचर है, ये फीचर है कैंसर सेल्स का। और कैंसर सेल्स के अंदर इसी वजह से एक स्पेशल एंजाइम कैंसर सेल्स के अंदर देखा गया कि वो ओवर एक्सप्रेस्ड रहता है, वो ओवर एक्सप्रेस रहता है, जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विच इज टीलोमरेज, जो कि टीलोमियर्स बनाता है। तो अगर टीलोमियर्स बनते रहेंगे, डिग्रेड भी होते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ डिग्रेड होते रहेंगे तो सेल डिवीजन रुक जाएगी, जो कि नॉर्मल सेल की तरह होता है। ठीक है, तो कैंसर सेल्स में क्या हो रहा है, कैंसर सेल्स के अंदर टीलोमियर्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, वो रीजनरेट हो रहे हैं। सेल डिवीजन से डिवाइड तो होंगे, सेल डिवीजन से टीलोमियर कम होगा, लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर टीलोमरेज एंजाइम एक ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि जिसकी जीन जो है वो ओवर एक्सप्रेस होती है, जिस वजह से टीलोमरेज जो है वो वापस 4000 से इनको 5000 कर देता है, और फिर से सेल डिवीजन चलती रहती है। तो कभी भी शॉर्टनिंग नहीं होती, कभी भी शॉर्टेज नहीं होती है, टीलोमियर की कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन नॉर्मल सेल्स के अंदर टीलोमियर की शॉर्टेज है, दैट मीन्स इतनी बार यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। कैंसर सेल के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। डन, इज इट फाइन विद एवरीवन? हाँ सर। इट्स ऑलरेडी, हाँ जी बोलो। सर एजिंग के टाइम में मतलब कोई टेलोमेयर की शॉर्टनिंग वजह से एजिंग हो जाता है ना, तो अगर हम टेलोमेरेज एंजाइम एजिंग के पहले दे दे तो? नहीं, मैं समझा नहीं, एजिंग का खत्म करनी है, कैंसर खत्म करना है? ये क्वेश्चन कैंसर के लिए या एजिंग के लिए? एजिंग के लिए। एजिंग के लिए ना। हाँ, तो टीलोमेरेज क्या काम कर रहा है? टेलोमेर प्रोड्यूस करता है, हमारा एजिंग का रीजन भी तो वही है ना, डीएनए शॉर्टनिंग। हाँ ठीक है, यस। तो फिर हम अगर टेलोमेरेज दे दे एजिंग से टीलोमरेज पहले, दोगे कैसे? एजिंग से पहले मतलब 60 साल की उम्र में हर बंदा टीलोमरेज का इंजेक्शन लगवाएगा, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, नहीं हो सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टीलोमरेज की जो जीन है वो हर सेल में अंडर एक्सप्रेस होती है, वो एक्सप्रेस ही नहीं होती है। या तो खाली प्रोटीन प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दो, बट खाली प्रोटीन को अगर फंक्शन करोगे तो जो वो टीलोमरेज काम करता है, जो टीलोमरेज का फंक्शन है, वो किन्हीं किन्हीं सेल टाइप्स में काम नहीं करता। मैं ऑलरेडी सेल डिवीजन की क्लास में बताया था कि जो टीलोमरेज है वो सब जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो हर जगह पे इनएक्टिव रहता है। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो
टिल डेट प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसका फंक्शन है। अगर किसी सेल टाइप के अंदर अगर आप टीलोमरेज डालोगे बाहर से फॉरेन इंजेक्शन, राइट, तो उसके अंदर वो इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों इफेक्ट शो नहीं करेगा? इसीलिए इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्यों? क्योंकि वो जीन ऑलरेडी साइलेंस्ड है आपकी बॉडी के अंदर, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में। 90% of all the cells do not have telomerase enzyme gene activity। आप ये कर सकते हो कि आप जीन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कि आप उसको इनएक्टिव जीन से एक्टिव जीन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके भी अलग नुकसान है, बिकॉज वो जो सेम चीज है वो कैंसरस बन सकती है। एजिंग तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन वही सेम चीज आपका टीलोमरेज जो है, जो चीज आप एजिंग के लिए यूज कर रहे हो, वो उसका एक ड्रॉबैक ये आ जाएगा कि वो क्या किस चीज में काम करेगा, वो कैंसर के अंदर ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर जाएगा। कि सेल के पास अब अनलिमिटेड सेल डिवीजन है, वो जब चाहे तब डिवाइड करेगा, जितना चाहे उतना डिवाइड करेगा, उसकी कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीलोमरेज सिर्फ एक काम नहीं कर रहा ना, वो पूरी सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। सेल डिवीजन को कंट्रोल करना मीन्स हर चीज को कंट्रोल करना। अब सपोज तुमने एजिंग के लिए इंजेक्शन ले लिया, लेकिन म्यूटेशन थी तुम्हारे उस जीन के अंदर, P53 जीन में म्यूटेशन थी। अब टीलोमरेज तो उस टाइम पे अच्छा काम कर रहा है, P53 वाले सेल को डिग्रेड कर रहा है, मार रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको टीलोमरेज दे रहे हो कि नहीं भाई तू ग्रो कर, तो तुम खुद अपने अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करवा रहे हो, तो इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। बट दिस कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दैट, एजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ डिफरेंट रिफाइनमेंट्स यूज करके। ऐसे नहीं ब्लाइंडली टीलोमरेज खा लो पी लो ले लो ड्रग की तरह, वो नहीं पॉसिबल प्रैक्टिकली। उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट कि वो एजिंग के लिए काम आए, बट कैंसर के अंदर काम ना करे। वो चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ेंगी, ओके सर। क्योंकि खाली हर चीज़ का एक फंक्शन नहीं है ना, हर चीज़ का एक फंक्शन नहीं है। टीलोमरेज सिर्फ एक काम नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा है। उसमें से एक काम जो है वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का, सेल प्रोलिफरेशन, राइट, टीलोमरेज के थ्रू, राइट। और अगर आपने टीलोमरेज भी ज़्यादा दे दिया, दिक्कत ये हो जाएगी कि जो आपका टीलोमरेज अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके कैप पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम की एंड्स पे प्रेजेंट है, राइट। अगर आपने टीलोमरेज ज़्यादा दे दिया, तो जो नॉर्मल जगह है जहाँ पे आपकी एक्सॉन्स हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। टीलोमरेज अगर ज़्यादा हो गया तो आपके एक्सॉन के साथ इंटरफियर कर सकता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन बनना चाहिए वो भी कम क्वांटिटी में बनेगा। ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। ओके, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आई लीव। ये ऑलरेडी मैं वैसे बता चुका था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि क्या डिफरेंस है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में। जो कैंसर सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं, उनका जो रेगुलेशन है, सेल साइकिल रेगुलेशन जो है वो खराब होता है, ठीक है, और अपोप्टोसिस भी खराब होता है कैंसर सेल्स में। सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है, एंड अपोप्टोसिस, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफेक्टिव। क्यों? बिकॉज अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल सेल के अंदर हमको पता है, नॉर्मल सेल के अंदर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको अपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर आपको पता है, दिख रहा है कि वो सेल साइकिल इतनी ज़्यादा डिसरेगुलेटेड है, साइक्लिन में कुछ प्रॉब्लम है, P53 में प्रॉब्लम है, किसी और में प्रॉब्लम है, RB जीन में प्रॉब्लम है, फिर भी वो अपोप्टोसिस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज उसकी अपोप्टोसिस ही खराब हो गई है। जो अपोप्टोसिस के लिए प्रोटीन्स चाहिए वही खराब है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि कैंसर सेल्स नॉर्मल अपोप्टोसिस क्यों नहीं अंडरगो करते, राइट। सो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, ये होता है तो कैंसर सेल्स में। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है,
नॉर्मल सेल्स के अंदर हमको पता है नॉर्मल सेल एक्सटर्नल सिग्नल पे डिवाइड करते हैं जब एक्सटर्नल सिग्नल होता है, और कैंसर सेल्स की तरह नहीं है जो कि जिनके अंदर पाथवे जो है वो खराब होता है, राइट। कैंसर सेल में पाथवे खराब होता है, नॉर्मल सेल में पाथवे काम कर रहा है, और कब काम करता है, जब कोई एक्सटर्नल सिग्नल आएगा, राइट। एंड जो अपोप्टोटिक पाथवे है वो खराब क्यों हो रहा है, बिकॉज जो अपोप्टोटिक पाथवे है उसके अंदर एक प्रोटीन है, राइट। अपोप्टोसिस के अंदर एक प्रोटीन है, जब हम अपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे मैं उसको डिटेल में बात करेंगे, कवर करेंगे। अपोप्टोसिस में एक प्रोटीन है BCL2, अपोप्टोसिस में एक प्रोटीन है जिसका नाम है BCL2, ठीक है। BCL2 जो है वो ओवर एक्सप्रेस्ड होता है। BCL2 क्या है, इट इज ओवर एक्सप्रेस्ड, एंड ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है। BCL2 क्या है, अपोप्टोटिक प्रोटीन नहीं है, ये एंटी अपोप्टोटिक है, दैट मींस सेल को मरने नहीं देता, एंटी अपोप्टोटिक। इसका इस्तेमाल कर सकते हो एजिंग फेजिंग के अंदर अगर कहीं यूज करना है, पढ़ो पढ़ो देखना पड़ेगा मुझे भी, राइट। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये ऐसा सेल है, ऐसा प्रोटीन है जो कि एंटी अपोप्टोटिक है, दैट मीन्स सेल डेथ नहीं होने देगा, एंटी अपोप्टोटिक, अपोप्टोसिस का उल्टा, राइट। तो ऐसा ये जो BCL2 है ये ओवर एक्सप्रेस्ड होता है इन कैंसर सेल्स, जो कि ट्यूमर सेल्स को रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है मरने से, ठीक है। तो कैंसर सेल्स के अंदर BCL2 जो है वो ओवर एक्सप्रेस रहता है, जिस वजह से कैंसर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और उनकी सेल डेथ भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड एंड वन ऑफ द एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन इज BCL2, ठीक है। डन। ओके, सो दी होल क्लास मैंने वैसे रिकॉर्ड कर लिया है, अगर किसी का कुछ भी थोड़ा बहुत मिस हुआ हो एक और बारी रिफ्रेश कर लेना, देख लेना। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग विद इन 10 minutes itself right now, right। and your Shashwati ma'am class will start at 9 o'clock as already informed you all, right। और कल जो है हम हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कैंसर बायोलॉजी का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैंसर जो है मतलब जो सेल्स हैं वो स्प्रेड आउट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, मेटास्टेसिस कैसे होता है, कैसे ब्लड वेसल्स एस्टैब्लिश होते हैं, दैट इज एंजियोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वो डिस्कवर किया गया था। हम इसके बारे में अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, राइट। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे छोटे छोटे, राइट। कैसे मेटास्टेसिस होता है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अड़चने हैं जो कि कैंसर सेल को फेस करनी पड़ती हैं उनको मूव करने के लिए। किसी का भी रास्ता साफ नहीं होता है, हर बंदे को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो कैंसर सेल ही क्यों ना हो, राइट। तो कैंसर सेल्स के पास क्या क्या संघर्ष हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं जो उनको क्रॉस करने हैं, सो दैट दे कैन टेक ओवर द ह्यूमन बॉडी एंड अल्टीमेटली लीड टू डेथ। हम उन बैरियर्स के बारे में बात करेंगे, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट कैसे इम्यूनोलॉजी के अंदर, जैसे आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, वो कैसे काम कर रहे हैं अगेंस्ट कैंसर, कुछ ड्रग्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कैंसर कैसे कॉज होता है उसके बारे में बात करेंगे, मेजर कॉज ऑफ कैंसर, राइट। अभी तक हमने सिर्फ एक दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, विच इज़ नथिंग बट म्यूटेशन, राइट। एंड मैंने सिर्फ बार बार फोकस किस पे किया है, एक बार किया है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल। उस टाइम पे मैं तब आपको तुम्हें बताऊंगा कि क्यों जापान में ये वाला कैंसर फेमस है, स्टमक कैंसर, अफ्रीकन के अंदर लिवर कैंसर, हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा क्यों है, हम उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। गुड टू गो, कल ही होगी नेक्स्ट क्लास मेरी, आई विल टेक टुमारो आल्सो, सो मीट यू सून टुमारो, राइट। किसी को सर हाँ जी बोलो। सर इस बार एग्जाम में आपके पार्ट से कहाँ से आएगा क्वेश्चन? मेरे पार्ट से कैंसर से आएगा,
ठीक है, क्योंकि मैं कल भी क्लास लूँगा कैंसर की, तो 3 क्लासेस हो गई, 3 आज होगी, आज 3rd क्लास है, कल 4th क्लास भी होएगी, तो 4 क्लासेस ऑलरेडी कैंसर की हो गई हैं, तो कैंसर से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन आएगा सेल सिग्नलिंग से, राइट, एंड क्वेश्चन आएगा सेल साइकिल से। नर्वस सिस्टम मैं नहीं दूंगा अभी। ठीक है, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन एंड कैंसर बायोलॉजी, ये 3। कैंसर बायोलॉजी जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक, बाकी दोनों तो मैंने कंप्लीट कराई दी, तो वो पूरे पूरे आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन, नहीं 5 क्वेश्चन, आई विल गिव 5 क्वेश्चन ओनली, 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे दूंगा। अरे मैंने टेस्ट नहीं डिस्कस किया तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, आई डिस्कस अलॉन्ग विद द थर्सडे वाले टेस्ट के साथ पुराने वाले टेस्ट को मैं डिस्कस कर लूँगा, मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, Okay, sir. पुराने वाले टेस्ट को जो डिस्कस करना है वो भी 5 क्वेश्चन उसके हैं, 5 क्वेश्चन थर्सडे को जो टेस्ट होगा उसके, तो टोटल 10 क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग ऑन कमिंग मंडे। तो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी मंडे को, कल मैं नॉर्मल कैंसर पढ़ाऊंगा। ठीक है, थर्सडे को टेस्ट लेंगे 5 क्वेश्चन, सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन, कैंसर, इन तीनों से 5 ही क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन, नॉट 5 क्वेश्चन टोटल फॉर ऑल द 3 टॉपिक्स। Yes, sir. बाकी मैंने नोट्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे डाल दिए हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे 2 लेक्चर्स की अवेलेबल है, आज 3rd लेक्चर की अभी 10 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हो, जो भी मिस हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो यू कैन सी दैट। ओके फाइन। हाँ सर। हाँ, sir. कोई कुछ पूछना है? सर, हाँ जी, बोलो जी। तो सर जो मैं एक नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन सेंड की थी उससे आज बता दीजिए प्लीज। ओके, अभी बताना है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो क्वेश्चन, मैं बता दूंगा नेक्स्ट आप क्लास में, बता दूंगा, कल बता दूंगा मैं पक्का 100%। ओके सर। मुझे क्वेश्चन भेज दो, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मुझे भेज दो, मैं कल पक्का क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके सर। अभी मुझे खाना खाने जाना, भूख लग गई, ठीक है सर, आप खाना खा लीजिए। मेरा मेस बंद हो जाएगा, अब हॉस्टल वाले हो गए, अब हम भी क्या कर सकते हैं, टाइम पे चलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है।